डॉक्टर विक्रम बहुत ज्यादा थक गए थे क्योंकि विक्रम अभी अभी अपनी भाभी का ऑपरेशन करके ओटी से बाहर निकला था और वह अपने कमरे में लौट आया था। दरवाजे पर उसके भैया खड़े थे। उनकी सफेद हुई जा रही आंखों को देखकर भी विक्रम उन्हें ढांढस नहीं बंधा सका था। विक्रम अपने भैया के कंधे पर हाथ रखने का हल्का सा प्रयास करके ही रह गया था, क्योंकि वह डर रहा था कि क्या पता भैया कहीं नाराज हो जाएं। टेबल लैंप की रोशनी बुझाकर विक्रम को आराम कुर्सी पर बैठना बहुत ही अच्छा लगा था। वह सोच रहा था कि अगर भाभी को कुछ हो गया और वह ना बच सकी, तो भैया जरूर उसे ही हत्यारा कहेंगे। भैया यही कहेंगे कि विक्रम ने उनसे बदला लिया है। भैया ऐसा ना सोचे, वह यह मान नहीं सकता। उन्होंने पहले दूसरे डॉक्टर को भाभी के ऑपरेशन के लिए बुलाया था, लेकिन वह डॉक्टर अचानक दिल्ली चले गए थे। इसके बाद भैया ने डॉक्टर अजय को बुलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब वे भी नहीं मिले, तो अंत में मजबूर होकर उन्होंने डॉक्टर विक्रम को ही स्वीकार कर लिया था। ऑपरेशन टेबल पर लेटने से पहले भाभी आंखों में आंसू लिए भैया से मिल चुकी थी, मानो यह उनका अंतिम मिलन हो। उसने भाभी को बार बार ढांढस दिलाया था, भाभी, आपका ऑपरेशन जरूर सफल होगा। किंतु भीतर ही भीतर भाभी उसका विश्वास नहीं कर सकी थी, और भैया भी कैसे उस पर विश्वास कर लेते। वे तो आजीवन भाभी के दिखाए रास्ते पर ही चलते रहे हैं। डॉक्टर विक्रम जानता है कि आज से 25 वर्ष पहले, यानी 1999 में, जहर का जो पौधा भाभी के मन में उगाया गया था, उसे वह स्नेह की पैनी कुल्हाड़ी से भी नहीं काट सकता। वह यह सोचकर संतुष्ट रह गया था कि संसार की कई चीजों को इंसान चाहकर भी समाप्त करने में असमर्थ रहता है। जहर के इस पौधे का बीजारोपण भाभी के मन में उनकी शादी के समय हुआ था। विक्रम 8 वर्ष का रहा होगा। भैया की बारात बड़ी धूमधाम से जबलपुर के लिए रवाना हुई थी। उसे अपना दूल्हा बने भैया के साथ घोड़े पर बैठने में बड़ा आनंद आ रहा था। विक्रम आने वाली भाभी के प्रति सोच सोच कर उसका बालक मन हवा से बातें कर रहा था। माँ कहा करती थी, विक्रम, तेरी भाभी आ जाएगी तो तू प्रिया का मुकाबला करने के काबिल हो जाएगा। यदि प्रिया तुझे अंग्रेजी में चिढ़ाएगी तो तू भी भाभी से सारे अर्थ समझकर उसे जवाब दे देना। विक्रम यही सोच रहा था कि भाभी यदि उसका पक्ष लेंगी तो बेचारी प्रिया अकेली पड़ जाएगी। उसके बाद मेरे मन को बेचारी प्रिया पर रह रहकर तरस आ रहा था। विक्रम अपने भैया का ब्याह देखने के लिए रात भर जागा था और घूंघट ओढ़ी भाभी को लगातार देखता ही रहा था। सुबह बारात के लौटने की तैयारी होने लगी थी। इस अवसर पर जबलपुर के लोगों ने सप्रेम भेंट के नाम पर वरवधू को बर्तन, रुपये और अन्य कई किस्मों की भेंटें दी थीं। बर्तन और अन्य उपहार तो भाभी के पिताजी ने दे दिए थे, किंतु रुपये के मामले में वे भी अड़ गए थे। इस बात को विक्रम के पिताजी ने भी ज्यादा ही तूल दे दिया था। भाभी के पिताजी का कहना था कि ये रुपये लड़की के पिता के होते हैं, जबकि विक्रम के पिताजी कह रहे थे कि यह भी लोगों द्वारा वर वधू को दिया गया एक उपहार है, इसीलिए लड़की के पिता को इस पर अपनी निगाह नहीं रखनी चाहिए। बात बढ़ गई थी और मामला सार्वजनिक हो गया था, इसीलिए तुरंत ही पंचायत बैठाई गई। पंचायत में फैसला हुआ कि यह रुपये वर वधू के खाते में ही जाएंगे। इस फैसले से भाभी के पिता मन ही मन सुलग उठे थे। उस समय तो वे मौन रह गए थे, किंतु बाद में इसका बदला निकालने का उन्होंने प्रण कर लिया। उनकी बेटी ससुराल से पहली बार 4 दिनों के लिए मायके आई थी, तो उन्होंने बेटी के सामने रोते हुए कहा था, बेटा, तेरे ससुर ने जिस दिन से मेरा अपमान किया है, मैं मन ही मन राख हुआ जा रहा हूं। मुझे थोड़ा सा भी सुकून नहीं मिल रहा। रह रहकर मुझे तेरे ससुर द्वारा किया गया अपमान याद आता है। भाभी ने अपने पिता को सांत्वना देते हुए कहा था, पिताजी, आप रोना धोना छोड़िए। मैं प्रण करती हूं कि आपके अपमान का बदला ऐसे लूंगी कि ससुर साहब का घर उजड़कर धूल में मिल जाएगा। ससुर जी को मैं बहुत ही कठोर सजा दूंगी। पिताजी, इसके पश्चात भाभी ने ससुराल आते ही किसी उपन्यास की खलनायिका की तरह शतरंज की बिसात बिछाकर खेलना शुरू कर दिया। चालें चलने वाली वे अकेली ही थीं। सबसे पहले उन्होंने राजा, मतलब मेरे भैया को अपने वश में किया। भैया के प्रति असाधारण प्रेम की ऐसी गंगा उन्होंने बहाई कि भैया उन्हीं को ही सब कुछ समझने लगे। भैया ने पारिवारिक कर्तव्यों की उपेक्षा करना शुरू कर दिया था। विक्रम को अच्छी तरह याद है कि एक बार वह मोहल्ले के बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा था। गुल्ली अचानक भाभी के कमरे में घुस गई थी। वह गुल्ली उठाने तेजी से लपका। रास्ते में खिड़की थी। उसने अंदर कमरे में निगाह डाली तो उसने देखा भाभी एक चाबी से माथे पर घाव कर रही थी।
जब वह दरवाजे से होकर अंदर गया तो उसने देखा कि भाभी सिर दबाए बैठी हुई थी। उसने बड़ी कोमलता से पूछा, क्या हुआ भाभी? आपको चोट कैसे लग गई? तब वे मुस्कुराकर बोली थीं, कुछ नहीं विक्रम। गुल्ली उठाकर वापस चला गया था। लेकिन शाम को सबके सामने भैया ने विक्रम को छांटे लगाते हुए कहा था, बेशर्म, गुल्ली से भाभी के माथे पर घाव कर दिया और उनसे पूछा तक नहीं। भाभी के इस ड्रामे पर तो विक्रम सन्न रह गया था। उसके पैरों तले से तो जमीन ही खिसक गई थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि भाभी कुछ ऐसा भी कर सकती हैं। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली थी। निकलती भी कैसे? उम्र में बड़ी और आदर करने योग्य भाभी की शिकायत भैया से करके उसे और ज्यादा थोड़े पिटना था। भैया घर के सभी लोगों पर नाराज हो रहे थे कि उनकी पत्नी से कोई भी सहानुभूति नहीं रखता। हर कोई उसे परेशान करता है। सभी लोग चुपचाप भैया की बातें सुन रहे थे। किसी ने भी भैया से एक शब्द नहीं कहा था। इसके बाद भैया ने पिताजी, माँ और भाई बहनों से बात करना छोड़ दिया था। वे अधिकांश समय भाभी के कमरे में ही गुजारते थे। इसके बाद एक सुबह की बात है। भैया को सुबह जल्दी जाना था। भाभी भैया के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए चौके में आई थी। चौके में सभी सदस्य बैठे हुए थे। सभी लोगों को चाय का इंतजार था। विक्रम रो रहा था कि उसे जल्दी चाय चाहिए। माँ उसे समझा रही थी, बेटा, चाय का पानी चूल्हे पर रखा है। अभी 2 मिनट में उबल जाएगा और चाय बन जाएगी। बस थोड़ी देर और रुक जा। उसी समय भाभी ने चूल्हे से चाय उतारकर नाश्ते की कढ़ाई चढ़ा दी। माँ ने विक्रम के आंसू देखते हुए कहा, बहू, चाय तो अभी 2 मिनट में बन जाएगी। जरा ठहर जाओ ना। विक्रम चाय के लिए रो रहा है। इतनी सी बात पर भाभी ने चूल्हे पर रखी कढ़ाई को चूल्हे से उतारकर फेंक दिया और वह अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गई और जोर से बोली, मैं अभी आत्महत्या कर लेती हूँ। तुम सब लोग मुझसे और मेरे पति से जलते हो ना? ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप लोग चाहते ही नहीं कि हम दोनों खुश रहें। इतना सुनकर भैया दौड़े दौड़े आए और भाभी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। वे भी चीखने लगे, सुमन, तुम इन जंगलियों के बीच में मत बैठा करो। अब से खाना अपने कमरे में ही बनेगा। ये अनपढ़ लोग तुम्हारी कद्र करना क्या जाने। भैया के आग्रह पर 4-5 दिनों बाद ही घर के बीच में दीवार उठा दी गई। सारा सामान आधा बांट लिया गया। इस बंटवारे से पिताजी को बहुत बड़ा धक्का लगा था। वे बीमार रहने लगे थे। उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। भैया केंद्र सरकार की ऊंची नौकरी में थे। अच्छा खासा वेतन उन्हें मिलता था। विक्रम को याद नहीं है कि विवाह के बाद भैया ने 1 रुपया भी कभी पिताजी या फिर माँ की हथेली पर रखा हो। पिताजी को इस बात की चिंता भी नहीं थी। पुरानी संपत्ति काफी थी। घर का खर्चा चल जाता था। एक दिन भाभी के गांव से कुछ लोग आए थे। उस समय गर्मी के दिन थे। विक्रम और घर के सभी लोग बाहर आंगन में सो रहे थे। अचानक माँ आग आग चिल्लाई। सभी लोग शोर की वजह से जाग गए। देखा तो घर जल रहा था। पड़ोसियों ने पानी डाला। दमकल विभाग की गाड़ियां आईं। किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर का सारा कीमती सामान जलकर राख हो गया था। घर के नाम पर सिर्फ अब खंडहर बचा था। भैया के हिस्से वाले घर को अधिक क्षति नहीं पहुंची थी। पिताजी ने कच्ची दीवार लगाकर किसी तरह घर को ठीक किया था। माँ रोती रही। माँ का विश्वास था कि यह करतूत भाभी के गांव से आए लोगों की थी। पिताजी ने माँ को उस वक्त खामोश कर दिया था। बिना प्रमाण के इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं होता। साहूकारी में लगा रुपया किसी तरह एकत्र करके पिताजी ने विक्रम की दोनों बहनों का विवाह निपटाया था। उस समय विक्रम 12वीं कक्षा का विद्यार्थी था। माँ को गठिया हो गया था। वे बिस्तर से चिपक गई थीं। बिल्कुल भी चल नहीं पाती थीं। पिताजी माँ की सेवा करते रहे, मगर सेवा कहाँ तक करते? दवा के लिए तो पैसे ही नहीं थे। विक्रम की स्कूल की फीस तक जुटाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए पिताजी, जो अब कमजोर और बूढ़े हो गए थे, ने एक जगह चौकीदारी की नौकरी कर ली थी। भाभी को उन लोगों पर बड़ा तरस आया था। वे कहने लगीं, विक्रम, हमारे यहाँ खाना खा लिया करेगा। माँ के बहुत कहने पर विक्रम तैयार हो गया था। भाभी के यहाँ खाना खाने के लिए वह पहले दिन भाभी के घर खाने को गया तो भाभी ने उसकी थाली में जरा सी खिचड़ी डाली और स्वयं पड़ोसी के यहाँ गप्पे लड़ाने चली गई। उस दिन वह बेचारा भूखा ही रह गया था। विक्रम ने निश्चय कर लिया था कि अब वह भाभी के घर खाना खाने नहीं जाएगा। इसका परिणाम यह निकला कि भाभी ने सारे मोहल्ले में विक्रम को अकड़बाज की उपाधि दिलाने का प्रयास किया। माँ कई दिनों तक बीमार पड़ी रहीं और एक दिन चल बसीं। विक्रम रोता रह गया।
उसके आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं था। पिताजी का कमजोर शरीर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और वे भी बीमार रहने लगे। अचानक एक दिन उन्हें लकवा मार गया। विक्रम की पढ़ाई छूट गई। वह पिताजी की दिन रात सेवा करने में जुट गया। पिताजी कुछ ठीक हुए तो विक्रम ने पास की एक फैक्ट्री में मजदूरी शुरू कर दी। लकवे के 1 वर्ष पश्चात पिताजी को हिस्टीरिया हो गया और उसी बीमारी के दौरान पिताजी भी चल बसे। विक्रम के चारों ओर विपत्तियां ही विपत्तियां थीं और विपत्तियों में भैया भाभी का भयानक चेहरा उसके कोमल हृदय पर पीड़ा का अंबार लगा देता। विक्रम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। तभी विक्रम ने शहर छोड़ देना ही उचित समझा। एक दिन वह चुपके से मुंबई की ओर प्रस्थान कर गया। वहां कुछ हमदर्द लोगों ने उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए कुछ बच्चे दिला दिए। विक्रम ने ट्यूशन करते हुए अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। प्रथम श्रेणी में पास होने की वजह से उसे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया और उसे स्कॉलरशिप भी मिलती थी। इसी तरह विक्रम मेहनत करता रहा और फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। अब विक्रम डॉक्टर बन गया। दिन गुजरते रहे। विक्रम ने विवाह नहीं किया। वह डॉक्टर से सर्जन बन गया। फिर एक दिन सन 2024 में उसका तबादला भोपाल हो गया, यानी वह फिर से अपने शहर में आ गया। विक्रम ने भैया व भाभी से फिर से संबंध जोड़ने के प्रयास किए थे, किंतु वह असफल रहा था। भाभी घायल नागिन की तरह उससे अभी भी चिढ़ी हुई थीं। उन्हें दुख था तो यह कि उन्होंने जिस परिवार को उजाड़ने का प्रण लिया था, उसी परिवार का एक सदस्य पनपने लगा था। विक्रम को भाभी के इस प्रण की भनक लग गई थी, किंतु इससे उसे कोई दुख नहीं हुआ। उसके चेहरे पर हमेशा चेरी के फूल सी हंसी थिरक रहती थी। उसने सोच रखा था कि भाभी के मन में उगे जहर के पौधे को वह एक दिन जरूर धराशायी कर देगा। विक्रम को संयोग से मौका मिल भी गया था। भाभी के पेट में एक बड़ा फोड़ा हो गया था। उस फोड़े को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन करना जरूरी था। यह संयोग की ही बात थी कि वह ऑपरेशन विक्रम को ही करना पड़ा। वह जानता था कि यदि ऑपरेशन असफल रहा तो भैया जरूर उस पर हत्या का आरोप लगा देंगे। वह अपने कमरे में बैठा इसी बात को बार बार सोच रहा था। उसी वक्त विक्रम के सहायक डॉक्टर श्याम ने कमरे में प्रवेश किया। हेलो सर, सुमन जी खतरे से बाहर हैं, श्याम ने टेबल लैंप की रोशनी करते हुए कहा। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है, विक्रम ने कहा। लेकिन आगे भी मरीज की देखभाल बहुत सावधानी से होनी चाहिए। ऐसा ही होगा सर, डॉक्टर श्याम ने कहा। सुमन जी के पास एक और नर्स की ड्यूटी लगा दी जाए, विक्रम ने आदेश दिया। अच्छा सर, डॉक्टर श्याम बोले। 1 सप्ताह में विक्रम की भाभी का स्वास्थ्य ठीक हो गया। हालांकि अभी ऑपरेशन के टांके कच्चे थे, लेकिन उनके शरीर में कुछ शक्ति आ गई थी। विक्रम भाभी से मिलने के लिए रोज जाता था। वह उन्हें गुलाब का एक फूल रोज भेंट करता था। 1 महीने बाद भाभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। विक्रम भैया भाभी को टैक्सी तक छोड़ने गया। सारी राह भैया उनकी चर्चा करते रहे। भाभी कुछ शर्माई सी चुप चुप रही। भाभी बार बार विक्रम को बुलाने का प्रयास करती, किंतु उसकी भोली सूरत और मुस्कुराता चेहरा सामने आ जाता। वे सोचती, आखिर बेचारे ने मांगा भी क्या, सिर्फ एक गुलाब का फूल। आखिर भाभी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने बाग से ढेर सारे गुलाब के फूल तोड़े और अपने पति के पास गईं। जरा सुनिए, आज के भोज में सारे मोहल्ले के लोग शामिल हैं। यदि विक्रम को भी अस्पताल से बुला लें तो कैसा रहेगा, वरना लोग बाद में क्या कहेंगे। हाँ, कहती तो सही हो, भैया बोले। अभी बुलवा लेता हूं उसे। एक आदमी दौड़ा दौड़ा अस्पताल गया विक्रम को बुलाने, लेकिन विक्रम नहीं आ सका। वह किसी दूसरे मरीज का जीवन बचाने में पिछले कई घंटों से उलझा हुआ था। विक्रम ने संदेश भेज दिया कि वह 1 घंटे बाद आ जाएगा, किंतु मरीज की दशा में सुधार न हो पाने के कारण विक्रम अपने वादे के मुताबिक भोज में नहीं पहुंच सका। भाभी द्वारा तोड़े गए गुलाब जब मुरझाने लगे तो भाभी ने खुद अस्पताल जाने का निश्चय कर लिया। भोज में पधारे सारे मेहमान रवाना हो गए। तब भाभी ने विक्रम के लिए भोजन तैयार किया और गुलाब का फूल लेकर भैया के साथ अस्पताल की ओर रवाना हो गईं। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि विक्रम एक वार्ड में पलंग पर आराम कर रहा है। उसने मरीज को अपना स्वयं का खून दिया था, क्योंकि तुरंत कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी और मरीज की जान बचाना अति आवश्यक था। भाभी को जब यह जानकारी मिली कि विक्रम ने गरीब रोगी को अपना खून दिया है, तो उसके मन में अचानक ही विक्रम के लिए बहुत प्यार उमड़ आया। भाभी के मन में वर्षों से नफरत की जो ऊंची दीवार अपना सिर उठाए खड़ी थी, एक झटके में ही भरभरा कर गिर पड़ी।
उसके मुंह से निकल पड़ा, विक्रम वास्तव में एक सच्चा इंसान है। भाभी के मुंह से निकली इस हल्की सी प्रेम भरी बात को विक्रम सुन नहीं सका। विक्रम ने तो यही सुना, भाभी कह रही थी, विक्रम, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन आश्चर्य है तुम इसके बाद भी भाभी की इज्जत करते हो। हाँ भाभी, परिवार रूपी मकान का निर्माण करने के लिए प्यार की एक एक ईंट को बड़ी मजबूती से जोड़ना पड़ता है। डॉक्टर होने के कारण मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी भाभी के मन में कहीं ना कहीं स्नेह का स्रोत छिपा है। मुझे माफ कर दो, विक्रम कहते हुए आवेश में आया। भाभी ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे बोलीं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है विक्रम, मेरे कारण ही तुम्हें घर छोड़ना पड़ा। कोई बात नहीं भाभी, अगर मैं घर नहीं छोड़ता तो शायद कुछ कर गुजरने की लगन भी नहीं होती। मैं यहाँ का प्रसिद्ध डॉक्टर आपके कारण ही तो बना हूं। कहते हुए विक्रम ने अपने रूमाल से भाभी के आंसू पोंछ दिए। देवर भाभी का यह अपनापन देखकर भैया की आंखें भी खुशी से गीली हो गईं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।